तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन ए लिक्विड, क्लास 12 चैप्टर 2 सॉल्यूशन। सोल्युबिलिटी what is solubility? Solubility is the maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent. मान लीजिए आपको स्पेसिफाइड अमाउंट दी जाती है सॉल्वेंट की, उसके अंदर आपको सोल्यूट डिजोल्व करना है। स्पेसिफाइड अमाउंट मतलब गिवन अमाउंट। लेट वी टेक 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर लेते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ शुगर ऐड करते हैं। तो जो मैक्सिमम शुगर हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं वो शुगर की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। शुगर की सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि किसी भी स्पेसिफाइड अमाउंट में, सॉल्वेंट की स्पेसिफाइड अमाउंट में सोल्यूट की जितनी अमाउंट हम मैक्सिमम अमाउंट बोल सकते हैं उसको हम सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में लिखें सब बच्चे। सॉल्युबिलिटी क्या है? इट इज दी मैक्सिमम amount of a substance that can be dissolved in a specified amount of solvent at specified temperature. मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्पेसिफाइड जो टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं, सोल्यूट जब भी डिजोल्व करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे डिजोल्व करते हैं। तो स्पेसिफाइड टेम्परेचर हम रूम टेम्परेचर लेते हैं जनरली। स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होती है दैट सॉल्वेंट दैट इज टेकन टू डिजोल्व द सोल्यूट। स्पेसिफाइड अमाउंट है सॉल्वेंट की जो आपने ली है सोल्यूट को घोलने के लिए। आप 1 लीटर ले सकते हैं, आप 2 लीटर ले सकते हैं, ठीक है, इट इज योर चॉइस। उसके बाद मान लीजिए आपने स्पेसिफाइड अमाउंट ले ली सॉल्वेंट की, 1 लीटर ले ली, उसके अंदर सोल्यूट की जितनी अमाउंट आप डिजोल्व कर सकते हैं मैक्सिमम, उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। शुगर की सॉल्युबिलिटी अलग होगी, साल्ट की सॉल्युबिलिटी अलग होगी किसी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर स्पेसिफाइड अमाउंट के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो सॉल्युबिलिटी होती है डिफरेंट सब्सटेंसेस के डिफरेंट होती है, हम जान चुके हैं। उसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि क्या सभी सब्सटेंसेस सभी तरह के सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल हैं? ऐसा नहीं है, सभी सब्सटेंसेस सभी सॉल्वेंट्स में नहीं डिसॉल्व हो सकती। जैसे अगर आप नेफ्थलीन को वाटर में डिसॉल्व करना चाहें तो वो नहीं मिलेगी, क्योंकि नेफ्थलीन जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट और वाटर पोलर सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी के लिए कंडीशन है कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, जो जैसा है वैसे में डिजोल्व होगा। जो पोलर सॉल्वेंट होंगे उनमें पोलर सॉल्यूट्स डिजोल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्यूट्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे। जैसे कि हम देखते हैं जो हमारे साल्ट्स हैं वो आयनिक होते हैं तो वो पोलर होते हैं, और जब उनको आप वाटर में डिजोल्व करें, वाटर इज आल्सो पोलर, तो वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। तो हम यहां पर देखते हैं कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, लाइक डिजोल्व्स लाइक। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि पोलर सब्सटेंसेस are soluble in polar solvents.
नॉन पोलर सब्सटेंसेस are soluble in non-polar solvents. जैसे आप देखें NaCl एक आयनिक सब्सटेंस है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। और अगर हम वाटर को देखें तो वाटर जो है इसके मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं। पोलर कैसे होते हैं? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ पुल करती है, जिसकी वजह से इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जब इधर से पुल करेगी ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन्स को, तो एक डेल्टा नेगेटिव और आ जाएगा, तो इस पे 2 डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा। हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव और इस हाइड्रोजन पे भी डेल्टा पॉजिटिव। ये डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव जो चार्जेस होते हैं इनको पोलरिटीज बोलते हैं। और जिस मॉलिक्यूल में पोलरिटीज होती है वो मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होता है। पोलर मॉलिक्यूल। जो आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में सोल्युबल होते हैं। आयनिक सब्सटेंसेस में भी चार्जेस होते हैं और पोलर सॉल्वेंट में भी चार्जेस होते हैं, तो ये इसमें क्या होंगे? सोल्युबल होंगे। सोडियम क्लोराइड विल बी सोल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट वाटर। अब आप देखो, क्या पोटेशियम क्लोराइड भी सोल्युबल होगा? पोटेशियम क्लोराइड भी वाटर में सोल्युबल होगा। तो जो आयनिक साल्ट्स हैं वे पोलर हैं क्योंकि उन पर भी चार्जेस हैं, इसीलिए वो भी पोलर सॉल्वेंट्स में सोल्युबल होंगे। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर नॉन पोलर सब्सटेंसेस की। तो नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सोल्युबल होंगे। जैसे कि हम देखते हैं हमारे पास ये जो सब्सटेंस है इसको बोलते हैं बच्चों नेफ्थलीन। नेफ्थलीन नेफ्थलीन एक नॉन पोलर सब्सटेंस है, इसमें पोलरिटी नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम्स हैं, और कार्बन हाइड्रोजन जो एटम्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम होता है, तो ये नॉन पोलर सब्सटेंस है। अब जो बेंजीन है ये भी नॉन पोलर है। यहां पर अगर हम बेंजीन को सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करें और नेफ्थलीन को एज ए सॉल्यूट, तो क्योंकि ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्युबल होगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इसका मतलब यही है जो सब्सटेंस जैसा होगा वो वैसे ही सॉल्वेंट में सोल्युबल होगा। समझ गए सभी बच्चे? अच्छा, नोट कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हिंदी में संतृप्त विलयन बोल देते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अगर मान लीजिए आपके पास एक सॉल्वेंट है और इसमें आप शुगर ऐड करते हैं, शुगर, और ये सॉल्वेंट है वाटर। यू हैव ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ अमाउंट है वाटर की, मान लीजिए 1 किलोग्राम वाटर है आपके पास, और इसमें आप शुगर ऐड करते हैं। तो जब आप इसमें शुगर ऐड करेंगे एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, लेट अस वी टेक रूम टेम्परेचर,
एट रूम टेम्परेचर इफ वी ऐड सम अमाउंट ऑफ शुगर इन इट, शुगर इसमें डिजोल्व हो जाएगी। फिर थोड़ी शुगर और ऐड की और शुगर इसमें डिजोल्व हो जाएगी। अगर आप इसमें शुगर ऐड करते जाएं तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिस पर जब आप इसमें शुगर ऐड करेंगे तो शुगर इसमें ऐड नहीं होगी, वो शुगर नीचे सेटल हो जाएगी। इस स्टेज पर जो आपको सॉल्यूशन प्राप्त होगा उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है a solution in which no more solute can be added, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते। सोल्यूट ऐड किया डिजोल्व हो गया, फिर ऐड किया फिर डिजोल्व हो गया। मगर एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिस पर जब आप उसमें और सोल्यूट ऐड करना चाहेंगे और डिजोल्व करना चाहेंगे तो वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन पर जो सॉल्यूशन बनेगा एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिखिए क्या होता है? इट इज द सॉल्यूशन formed when no more solute can be added, जब और अधिक सोल्यूट उसमें ऐड ना हो सके तो उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप घर पे ट्राई करके देख सकते हैं। थोड़ी शुगर, एक गिलास पानी लेकर उसमें थोड़ी शुगर मिलाएं, फिर और शुगर मिलाएं, फिर और शुगर मिलाएं। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे शुगर उसमें डिजोल्व होनी बंद हो गई, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा एट रूम टेम्परेचर। इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि जो सोल्यूबिलिटी होती है, सोल्यूबिलिटी वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जब हम किसी सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं तो सॉल्यूट को डिजोल्व करना डिसोल्यूशन कहलाता है। जब हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, डिजोल्व करते हैं, तो उसको डिसोल्यूशन बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर शुगर को वाटर में डिजोल्व किया, तो ये जो प्रोसेस हमने की है इसको हम डिसोल्यूशन कहेंगे। अब जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, ये डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि सोडियम क्लोराइड को जब पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। समझ आ गया? सोडियम क्लोराइड को जब हम किस में डिजोल्व करेंगे? वाटर में, तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जबकि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो डिसोल्यूशन में भी एक्सोथर्मिक और डिसोल्यूशन में भी एंडोथर्मिक। डिसोल्यूशन क्या है? इट इज प्रोसेस of dissolving solute in a solvent. It may be endothermic और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक का एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड विद वाटर, मिक्सिंग सोडियम क्लोराइड इन वाटर। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं विद वाटर, ये एक्सोथर्मिक। डिसोल्यूशन प्रोसेस पर टेम्परेचर का इफेक्ट किस तरह से पड़ता है ये हम देखेंगे अभी। एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, मतलब कम साल्ट सोल्यूबल होगा। अगर हमारे पास ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको हम वाटर में डिसॉल्व करें, टेम्परेचर को बढ़ाएं, तो ये कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्युबिलिटी घट जाएगी, ये इसकी सोल्युबिलिटी कम होने लगेगी। सॉल्युबिलिटी कम होने का मतलब है कि जितना साल्ट आप घोल सकते थे पहले, अब उतना साल्ट डिसॉल्व नहीं होगा, कम होगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे सोडियम क्लोराइड को पानी में घोले, नमक को पानी में घोले, तो आपने देखा होगा कि गर्म पानी में जब आप नमक घोलते हैं तो क्या लगता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है कि घट जाती है? बढ़ जाती है सॉल्युबिलिटी। गर्म पानी जो होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर बढ़ने पर। लिखिए सब बच्चे यहां पर, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस व्हेन dissolution is endothermic, as in case of sodium chloride and water। टेम्परेचर बढ़ा करके आप और अधिक नमक घोल सकते हैं। ठीक, अब बताइए, शुगर को वाटर में मिलाते हैं तो गर्म पानी में ज्यादा चीनी घुल जाती है कि ठंडे में? गर्म पानी में ज्यादा चीनी डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि वो भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। शुगर का वाटर में डिसॉल्व होना एंडोथर्मिक प्रोसेस है, शुगर का डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में सॉल्युबिलिटी पूरी हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी decreases when dissolution is exothermic, as in case of sodium hydrogen carbonate and water। बेकिंग सोडा लेना घर पर, गर्म पानी में घोल के देखना, आसानी से नहीं घुलेगा, ठंडे पानी में जल्दी घुलेगा, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। गर्म पानी में उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो जो घुला होगा वो सेटल हो जाएगा अगर गर्म करेंगे। बच्चों, सोल्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का जो इफेक्ट होता है सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर इन ए लिक्विड या लिक्विड्स की लिक्विड्स में सॉल्युबिलिटी पर, वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है, नॉट सिग्निफिकेंट, ज्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं होता इसके ऊपर, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पर। जैसे अगर आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व करें या किसी भी सॉलिड साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करें या किसी अदर लिक्विड में डिसॉल्व करें, तो उस सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं और जो लिक्विड्स होते हैं वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं,
प्रेशर का इफेक्ट क्या है? प्रेशर क्या करता है? प्रेशर कंप्रेस करता है। प्रेशर से चीजें क्या होती है? कंप्रेस होती है। सॉलिड्स जो होते हैं क्या वे कंप्रेस हो सकते हैं? क्या वे बहुत ज्यादा कंप्रेस हो सकते हैं? क्या वे इतना कंप्रेस होते हैं जितनी गैसेज कंप्रेस हो जाती है? सॉलिड कंप्रेस नहीं हो पाते हैं, लिक्विड्स भी कंप्रेस नहीं हो पाते हैं, बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं, हाईली इनकंप्रेसिबल होते हैं। इसीलिए जो प्रेशर का इफेक्ट होता है सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी पर या लिक्विड या लिक्विड्स की लिक्विड्स में सॉल्युबिलिटी पर, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। लिखिए, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकंप्रेसिबल। So, effect of pressure is not significant on their solubility। कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है प्रेशर का, मतलब जितनी सॉल्युबिलिटी होती है सॉलिड की वो उतनी ही रहती है। प्रेशर बढ़ाने से सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा था, एंडोथर्मिक अगर डिसोल्यूशन था तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ गई थी। लीचेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है ये। लेकिन प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितनी सॉल्युबिलिटी प्रेशर इंक्रीज करने से पहले थी उतनी सॉल्युबिलिटी प्रेशर इंक्रीज करने के बाद होगी, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड हाईली इनकंप्रेसिबल होते हैं।